इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हाइड्रोजन, इट्स एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये चैप्टर मेनली उसको कंपोज करते हैं। इन चैप्टर्स के लिए बेसिक होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद पीरियोडिक टेबल पूरा और बॉन्ड चैप्टर। तो ये हमने तो देखा ही है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें है क्या। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने जैसा क्या है, तो जनरल ट्रेंड्स क्या है प्रॉपर्टीज़ में देखो। तो यहाँ पे मैंने ट्रेंड्स लिखे हैं, एटॉमिक नंबर उसका ट्रेंड ग्रुप में क्या होगा और पीरियड में क्या होगा। इसका मतलब है डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब है नीचे से ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब राइट टू लेफ़्ट इंक्रीज़ होगा, यानी लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर पीरियड में भी बढ़ेगा, एटॉमिक मास डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, पीरियड में भी लेफ़्ट टू राइट बढ़ेगा। कोवैलेंट रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ती है, पीरियड में राइट टू लेफ़्ट बढ़ती है, मतलब लेफ़्ट टू राइट कम होगी। आयोनिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, लेकिन पीरियड में आयोनिक रेडियस कुछ इस तरीके से ट्रेंड दिखाती है। पहले कैटायन की साइज़ कम होगी, एनायन हैप्पैज़ाइडली बड़ा होगा और फिर एनायन की साइज़ कम होती जाएगी। डेंसिटी डाउन द ग्रुप यूजुअली बढ़ती है। ये सभी मैं जनरल प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, इसको एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जहाँ जहाँ पे एक्सेप्शंस होंगे वहाँ पे हम देख लेंगे, लेकिन ये जनरल ट्रेंड्स है। डेंसिटी पीरियड में भी लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसके लिए कोई ट्रेंड नहीं। बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। अब इम्पॉर्टेंट है 4 प्रॉपर्टीज़, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ऑल दीज प्रॉपर्टीज शो अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन। ये प्रॉपर्टी ज़्यादा है, मतलब अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज़। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सभी के सभी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप में टॉप टू बॉटम कम होती है, यानी बॉटम से टॉप बढ़ती है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। पीरियोडिक टेबल में आपको पता होना चाहिए ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, एंड दिस इज पी ब्लॉक। नीचे वाले लैंथेनेट्स ये है एक्टिनेट्स। इसके बाद है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये मेटालाइट्स पता होने चाहिए। जो भी पीरियोडिक टेबल है आपका, इसमें यहाँ ऐसे जिगजैग करके मेटालाइट्स है। तो ये मेटालाइट्स ये बोरॉन से स्टार्ट होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इसको कंसिडर नहीं किया है। ये यहाँ पे मैंने सिर्फ पी ब्लॉक ही निकाला है। तो ये है मेटालाइट्स, ये देखिए, ये इनको याद करने के लिए ट्रिक है, सीता गेली आजा शोभा तेरे पीछे आता हूँ, या फिर सीता गई, ठीक है। हूँ के लिए कुछ भी नहीं है, आता के लिए है एस्टेटाइन। यहाँ तक आपके ये मेटालाइट्स है। इनके ऊपर होते हैं मेटल, नॉन मेटल्स। ये मेटालाइट्स के ऊपर इधर होते हैं नॉन मेटल्स, नीचे रहेंगे आपके मेटल्स। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले सम कॉमन थिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर रिएक्शन में आते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसिड और बेस की रिएक्शन होने के बाद साल्ट और वाटर फॉर्म होता है। जैसे कि HCl एसिड है, NaOH बेस है, तो NaCl साल्ट है और वाटर फॉर्म हो गया। हम एसिड यूजुअली उसको बोलते हैं जिसके पास H+ प्रोड्यूस करने की ताकत होती है, और बेस उसे बोलते हैं यूजुअली जिसके पास OH- प्रोड्यूस करने की ताकत होती है। लेकिन एसिड और बेसिस के अलग अलग थेरीज है। ज़्यादातर हम इसको बोलते हैं H+ और OH-, या फिर हम उसको H+ बोले, उसको एसिड बोलेंगे जो H+ देगा, और जो H+ लेगा उसको भी हम बेस बोल सकते हैं। और तीसरी थ्योरी होती है लोन पेयर के फॉर्म में। जो लोन पेयर को देगा वो एसिड होगा, और जो लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करेगा उसको भी बेस बोल सकते हैं। ये थ्योरीज हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में देख चुके हैं। उसके बाद एसिड और कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट हो तो रिएक्शन होगी साल्ट वाटर। सेम देखिए, साल्ट
वाटर सेम, लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा, कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, जैसे कि एसिड और सोडियम कार्बोनेट, तो फॉर्म हो रहा है आपका साल्ट, ये वाटर यहाँ पे दिख नहीं रहा H2O, ये वाटर, और एक्स्ट्रा CO2 फॉर्म हो गया। ये बेस की तरह ही काम करता है, बस CO2 ज़्यादा इवॉल्व करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद करनी होगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब रिएक्शंस आएगी तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा ये कार्बोनेट है तो CO2 इवॉल्व करेगा, तब आपको समझना चाहिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एसिड की मेटल के साथ, तो साल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, याद रखना है। जैसे कि HCl है एसिड और ये है मेटल सोडियम, तो ये साल्ट फॉर्म हो गया NaCl, ये देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन होके, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। यहाँ पे कैल्शियम भी यूज़ कर सकते हो, मैग्नीशियम भी, मतलब मेटल है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। एसिड की रिएक्शन अगर वाटर के साथ होती है तो एसिड अपना H+ वाटर को दे देता है और एनायन फॉर्म कर लेता है। जैसे कि ये एसिड है, उसने अपना H+, ये देखिए वाटर के ऊपर लोन पेयर होती है, तो ये H+ को वाटर खा लेता है। H+ को खाने के बाद वाटर H3O+ बन जाता है, क्योंकि एक H ज़्यादा आ गया ना, इसलिए H3O+। बेसिकली ये ऐसा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, तो इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, ये प्लस बन गया, और इस प्लस को इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ने खा लिया, मतलब खुद से चिपका लिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके। मतलब कुछ इस तरीके से हुआ, देखिए HOH और HCl, इसके ऊपर लोन पेयर थी, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा बॉन्ड के अंदर के। अब इसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा, और आपको मतलब ये एक्चुअली हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कुछ भी नहीं। ये देखिए क्या हो रहा है, देखिए ठीक से, ये Cl- हो गया, ये ब्रेक होने के बाद H+ और Cl- दिखेंगे आपको। अब ये वाटर जो दिख रहा है ना, ये वाटर क्या करेगा, ये लोन पेयर इसको देगा, क्योंकि अब इसका ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन तो इस क्लोरीन ने खींच लिए, तो आपके पास फाइनली क्या बन रहा है, इसको मिला के H3O+, ये प्लस चार्ज, और फिर ये Cl-, कुछ इस तरीके से हुआ। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर बेस वाटर में घुल जाता है तो OH- फॉर्म करेगा, एसिड H+ करेगा तो बेस OH- और कैटायन फॉर्म होगा, और वो H2O जैसे का तैसा। देखिए जैसे कि NaOH H2O के साथ अगर मिक्स होता है तो कुछ नहीं होता, बेसिकली ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद Na+ और OH- में वो कन्वर्ट हो गया, मतलब ये कैटायन और OH-। इंपॉर्टेंट बात है, बेस से OH- निकलेगा और एसिड से H+ निकलेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H3O+ को H+ प्लस H2O भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने ये OH- और H2O लिखा है अलग अलग, लेकिन इन दोनों के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होती, मगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाती है, इसलिए हम इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं। तो एसिड हो या बेस हो, वाटर में डालने के बाद दोनों के साथ एक ही काम हो रहा है, एक ही काम हो रहा है। देखिए इस यहाँ से ब्रेक हो रही है, बस यहाँ से ब्रेक, ये तो ये भी H+ Cl- और H2O फॉर्म करेगा, और ये भी कुछ नहीं करेगा, Na+ OH- और H2O फॉर्म करेगा। लेकिन बात फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये दोनों कंबाइन नहीं होते, लेकिन ये इसके साथ कंबाइन होके H3O+ बना लेता है बस। लेकिन कई बुक्स में आपको ये अलग अलग तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा। अब एसिड बेस के बारे में एक बात आपको तो याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, नॉन मेटल की कोई भी चीज़ हो वो एसिडिक रहेगी, और मेटल की कोई भी चीज़ हो वो बेसिक रहेगी। नॉन मेटल बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहते हैं, और मेटल्स यूजुअली इलेक्ट्रॉन डोनर्स रहते हैं, ये भी आपको पता है। तो नॉन मेटल का कुछ भी मतलब क्या हो सकता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, हाइड्राइड्स हो सकते हैं, या फिर
हाइड्रोक्साइड्स हो सकते हैं या फिर हाइड्रेट्स हो सकते हैं। तो कुछ नहीं होता, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ एलिमेंट, जैसे कि कोई एलिमेंट है ई, तो उसका ऑक्साइड मतलब EO हो गया। हाइड्रोक्साइड मतलब EOH हो गया, दोनों के साथ रिएक्शन, मतलब दोनों के साथ कंपाउंड। और हाइड्रेट का मतलब बस H के साथ कंपाउंड। तो यहाँ पे मैंने नॉन मेटल के ऑक्साइड्स दिए हुए हैं। तो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स सभी के सभी क्या होंगे, एसिडिक होंगे। और मेटल के ऑक्साइड्स देखो ये सभी बेसिक होंगे। लेकिन अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट किसी ऑक्साइड में बहुत ज़्यादा है, किसी ऑक्साइड में बहुत ही ज़्यादा है मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि इन दोनों में +7 है, +6 है, तब ये ऑक्साइड्स बेसिक नहीं एसिड की तरह बिहेव करेंगे। सो दिस इज एक्सेप्शन। उसके बाद है हाइड्रोक्साइड। नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स एसिडिक रहेंगे, मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स बेसिक रहेंगे। उसके बाद है हाइड्राइड्स। नॉन मेटल के हाइड्राइड्स एसिडिक रहेंगे और मेटल के हाइड्राइड्स बेसिक रहेंगे। बात ख़त्म। अब ये रिएक्शन दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड की रिएक्शन साल्ट के साथ। तो आपका न्यू एसिड फॉर्म होगा और न्यू साल्ट फॉर्म होगा। जैसे कि देखिए ये एसिड है और ये साल्ट है, तो नया साल्ट कैसे फॉर्म होगा, देखिए साल्ट के पास बेसिकली रहता है कैटायन और ये एनायन। तो बस होता ये है कि इसका ये जो एनायन है वो इसको डिस्प्लेस करता है, ये इस तरीके से, और ये इसके साथ कंबाइन हो जाता है, यानी कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, Na2SO4 फॉर्म होगा और ये क्लोरीन के साथ ये कंबाइन हो जाएगा, यानी HCl। इस टाइप की रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। दो तरीके की रिएक्शन होती है। यहाँ पे मैंने कोई बैलेंस नहीं किया है, लेकिन बस देख लो, एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, दूसरी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में बस ये इसकी जगह पर आ जाता है, ये एलिमेंट ही रहता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये इसकी जगह पे आ जाएगा और ये इसकी जगह पर आ जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट है। कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये इसकी जगह पर चला गया और ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह पर चला गया, देखिए इस तरीके से। तो इस डबल डिस्प्लेसमेंट से ये जो फॉर्म हुआ ये एक नया साल्ट है, और ये जो हुआ ये भी एक दूसरा एसिड है। बस पुराना एसिड साल्ट बन जाएगा, पुराना साल्ट एसिड बन जाएगा। बेस प्लस साल्ट में भी वही होता है, नया बेस फॉर्म होगा और नया साल्ट फॉर्म होगा। मैकेनिज्म वही है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये इसकी जगह पर जाएगा और ये इसकी जगह पर जाएगा, यानी KOH प्लस NaCl। तो ये है नया बेस और ये है नया साल्ट। जितनी भी रिएक्शन बताइए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना है। अब दूसरी बात इम्पॉर्टेंट याद रखनी है वो ये कि अगर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, कोई भी साल्ट एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बना होता है, ऐसे समझते हैं। जैसे कि NaCl ये साल्ट है, तो ये HCl और NaOH इन दो एसिड और बेस से बना हुआ है, ऐसा अज्यूम किया जाता है। मतलब साल्ट में जो कैटायन होता है वो बेस से आता है और जो एनायन होता है वो एसिड से आता है, ऐसा समझ सकते हैं। सो दिस पार्ट इज़ फ्रॉम एसिड, दिस इज़ फ्रॉम बेस। सिमिलरली K2SO4 ये कैटायन है और ये एनायन है, तो ये आया एसिड से, ये आया बेस से। एसिड से एनायन, A फॉर A, ऐसा याद रख सकते हैं। तो आपको याद रखना है, जब भी किसी एसिड से साल्ट बनेगा तो हम नाम कैसे रखेंगे, या फिर एसिड हो तो उसके एनायन का नाम कैसे होगा। अगर एसिड के सफिक्स में OUS है तो आयन का नाम के सफिक्स में IT होगा।
जैसे कि, और अगर एसिड में आईसी है तो आयन में एटी होगा। जैसे कि ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसका जो एनायन है जो कि साल्ट में जाएगा उसको हमने सल्फेट बोला है। देखिए आईसी है तो एटी सफिक्स आ रहा है आयन में। वैसे ही ये है हाइपोहैलस एसिड, OUS है तो इसको हाइपोहैलाइट आयन, आइट बोलेंगे इसको। तो सिंपल सी बात है, OUS को ITE और IC है तो ATE। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे आयंस है इम्पॉर्टेंट जो कि आपको याद होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर और कुछ एग्जांपल लिए। देखिए ये हैलस एसिड है तो इसके एनायन का नाम है हैलाइट। हेलिक एसिड हैलेट आयन, पर हेलिक एसिड पर हैलेट आयन, सिर्फ IC को ATE से रिप्लेस करो। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ आयंस है, उनके फॉर्मूले और उनके नाम आपको याद करने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप। कुछ ट्रेंड्स है, देखिए जैसे कि कार्बोनेट है और इसको अगर H लगाओगे आप तो ये बायकार्बोनेट बन जाता है। जैसे कि सल्फाइट है, इसको अगर H लगाओगे आप तो ये बायसल्फाइड बन जाता है। वैसे ही सल्फेट बायसल्फाइट, ऐसे नाम आएंगे आपके, सल्फेट बायसल्फेट बन जाएगा। और बाकी छोटी मोटी चीज़ें आपको देखनी होंगी यहाँ पर। ये आयन याद होने चाहिए जिससे आपको अलग अलग कंपाउंड के नाम इजीली बनाते आएंगे। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने के लिए वो है फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैलेंसी। अगर आपके पास कोई आयन है और उसकी वैलेंसी आपको पता है तो उससे जो कंपाउंड फॉर्म होगा दो आयन से, उसका नाम आप इजीली पहचान सकते हो। पहले कैटायन का नाम लेंगे और फिर एनायन का नाम, और वो कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा ये भी देखेंगे। जैसे कि आपके पास है Na और दूसरा है Cl, Na की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो Na1 Cl1 यानी NaCl, इसका नाम रहेगा सोडियम क्लोराइड। अगर दूसरा आयन देखोगे आप Mg, जिसकी वैलेंसी होती है 2, और आयन एनायन लेंगे हम कोई फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसके साथ अगर आप नाइट्रेट आयन ले लेंगे, ये ऐसा होता है और ये ऐसा, तो इसकी वैलेंसी है 1। वैलेंसी माइनस नहीं होती, वैलेंसी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। जो चार्ज है वही वैलेंसी लेकिन उसका मैग्नीट्यूड। तो इससे कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, मतलब Mg उसको 1 और नाइट्रेट उसको 2 लगाएंगे, इसका नाम होगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। सिमिलरली एल्यूमिनियम जिसकी वैलेंसी है 3 और सल्फेट जिसकी वैलेंसी है 2, इससे जो कंपाउंड बनेगा आयोनिक कंपाउंड वो इस तरीके से बनेगा। एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करो और सल्फेट को 3 से। ये सल्फेट लो और इसको ब्रैकेट करना होगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन है, 2 से ज़्यादा एटम है इसमें, और ये 3। जैसे आयन से आपने कंपाउंड बनाया वैसे कंपाउंड से आयन भी बना सकते हैं आप। जैसे कि आपके पास है AlCl3, तो इसके आयन्स भी आपको निकालते आने चाहिए। एल्यूमिनियम एक आयन होगा और क्लोरीन, ऑफकोर्स ये माइनस, और एल्यूमिनियम पर 3+, और क्लोरीन 3 है इसलिए यहाँ पे 3 लगाने होंगे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे आप। ओके, तो ये सभी मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए किस तरीके से फॉर्म किया है, देखिए उनके नाम भी लिखे हैं मैंने। ओके।